डॉक्टर मीना कुटे मॅडम यांचा आभार मानतो, धन्यवाद देतो. त्यांनी या DSM यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ अंतर्गत चालणाऱ्या कोर्सचे बंद झालेलं कार्य सुरू केलं आणि त्यासाठी नव्याने काम करणारे जे प्रोफेसर लोक आहेत आपल्या समोर जे आपल्याशी बोलले, रामराजे सर यांनी मेहनत घेतली आणि प्राचार्यांच्या मार्गदर्शनाने, त्यांच्या प्रयत्नाने आणि सर्वच प्राध्यापकांनी त्यांना साथ दिल्याने, तसेच विद्यापीठाचे प्रमुख म्हणून कुलगुरू डॉक्टर मंजारी मॅडम यांनी हा कोर्स सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली. या सगळ्याच कार्याचं मी कौतुक करतो. बंद पडलेली गोष्ट सुरू करणं इतकी सोपी नसते, पण ती सुरू झाली याच्यासाठी जे काही अथक प्रयत्न केलेत या सगळ्या यंत्रणेने आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाने हा कोर्स सुरू करण्यासाठी मी मान्यता दिली, त्याबद्दल मी SNDT विद्यापीठाचे कार्यप्रणाली आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची कार्यप्रणाली त्यांचे आभार मानतो. अभी मुझे सर ने बताया कि थोड़ा हिंदी में भी आप बताइए और कुछ मराठी में भी हो जाए, कुछ मेरे लिए शैक्षणिक व्यवस्थापन नवा दृष्टिकोण इसके बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया गया ऑनलाइन. तो मैं आपको ये पूरा बुक जो है इसका इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ. मेरा एक्सपिरियन्स, माझा अनुभव तुमच्या समोर प्राध्यापक रामराजे सरांनी केला आहे. यापूर्वी साधारणतः 2006 पासून 2012 पर्यंत हा कोर्स PVTT कॉलेज ऑफ एज्युकेशन या अभ्यास केंद्रावर चालला आणि त्यानंतर तो काही तांत्रिक अडचणींमुळे बंद पडला. बंद करावा लागला. वरिष्ठांचे काही आदेश असतात, त्याचा आपल्याला फॉलोअप करायचा असतो आणि त्या अनुषंगे तो बंद झाला होता.
Sir, you are on mute. ओके 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 ओके. हा एक नवा दृष्टिकोन आहे आणि तो शैक्षणिक प्रणालीतला नवा दृष्टिकोन माझ्यासाठी वापरला असं मी म्हणेन. आप प्लीज मुझे बताइए कि मैं मराठी या हिंदी प्रिपेयर करूं. हिंदी में मेरे से कुछ शब्द गलत हो जाएंगे तो मराठी का यूज बीच बीच में कर सकता हूं मैं. आपको एनीबडी रिप्लाई? Hindi would be better, sir. Hindi is a better, but in between I can tell in Marathi. This course main language is a Marathi, but I will try. Thank you so much, sir. Okay, thank you. तो ये शैक्षणिक It is not audible. लेकिन कुछ लोगों का कहना ये था कि ये पेपर ऊपर होना चाहिए, इसीलिए इसको 113 एक कोड मिल गया. अभी आप जब रेगुलर आएंगे तब इसका प्रॉब्लम कोऑर्डिनेटर से या आपके सेंटर के डायरेक्टर तथा प्रिंसिपल इनके साथ चर्चा करके ये डिसाइड हो जाएगा. यूनिवर्सिटी से भी हो जाएगा. इसमें 8 मॉड्यूल्स है. मॉड्यूल्स का मतलब घटक है, यूनिट है. और ये 8 मॉड्यूल में पहिला मॉड्यूल आहे व्यवस्थापन शास्त्राची नव्याने ओळख. शुरू में इसका ये व्यवस्थापन शास्त्र क्या होता है, ये संकल्पना के बारे में ये प्रकरण है, ये घटक है. दूसरा घटक है उसमें शैक्षणिक व्यवस्थापन. तीसरा घटक है प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन. उसका क्या रोल है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या ड्यूटीज है, इसके बारे में लिखा गया है. यूनिट 4 में लीडरशिप एंड चेंजेस, इसके बारे में लेखन हुआ, गाइडलाइन दी है. यूनिट नंबर 5 में प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, ये दिया है. छठा यूनिट है शिक्षकांच्या कार्याचे मूल्यमापन. टीचर लोगों का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना है, कैसे करेंगे, क्या करने की जरूरत है, इसके बारे में चर्चा होगी. यूनिट 7 में शिक्षण क्रम का व्यवस्थापन, यानी सिलेबस किस तरह से होना चाहिए, कौन सी कक्षा के छात्र है उसके लिए उसके उम्र के हिसाब से और लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से उसका सिलेबस किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा होगी. और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट
युनिट नंबर 8 समग्र गुणवत्तेचे व्यवस्थापन यानी TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो बहुत डिफरेंट लेवल से है और ये डेवलपमेंट कंट्री में उसके लिए बहुत अलग अलग निकष होते हैं। एजुकेशन फील्ड के बारे में आप सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप सभी लोग शायद टीचर हो गए, कोई जूनियर कॉलेज के प्रोफेसर हो गए, कोई प्रिंसिपल हो गए, कोई हेड मास्टर हो गए, कोई डेप्यूटी हेड मास्टर हो गए, कोई वाइस प्रिंसिपल हो गए, कोई सुपरवाइजर हो गए। ऐसे सारे अलग अलग डेसिग्नेशन पे आप काम करते होंगे। आपका अनुभव एजुकेशन के बारे में बहुत बड़ा होगा। हर रोज एजुकेशन फील्ड में अपने को नया नया एक्सपीरियंस मिलता है। हमें भी अभी कॉलेज या स्कूल ऑनलाइन चालू है, तो ये पूरा ऑनलाइन के बारे में हमें तो और भी नया दृष्टिकोण देखना जरूरी है। कितने दिक्कतें आती है, कितने बेनिफिट होते हैं, कौन से बेनिफिट होते हैं, मेरिट एंड डीमेरिट बहुत है। No sound, sir. रिप्लाई देना चाहिए ना। हेलो, हाँ सर बोलिए। पांडे सर, पांडे सर, व्हाट इज डिस्टर्बेंस? आप बोलिए। हाँ सर मध्ये या मध्ये तर तुमचा आवाज ऐकायला येत नाहीये सर. त्याच्यामुळे तुम्ही मध्येच ऐकायला आल्यानंतर काही कनेक्शन नाही लागत आहे. अच्छा, बर बर बर। सर अगर वीडियो बंद करेंगे तो अच्छा कनेक्टिविटी रहेगा सर। चलेगा फिर, नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके। हाँ अभी हेलो। यस सर, इट्स वेरी क्लियर। हाँ सर, आवाज येतोय, व्यवस्थित येतोय. येतो ना? हाँ 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 हाँ, हो. बर बर, चालेल चालेल। तो शैक्षणिक व्यवस्थापन एक नवा दृष्टिकोन, हे पहिलं ये जो पहला यूनिट है उसमें उसका कोई ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव है व्यवस्थापन शास्त्र का भारत में प्रारंभ कैसा हुआ और कहाँ हुआ, इसका स्टडी करना है। व्यवस्थापन शास्त्र का विस्तार किस तरह से होना जरूरी है ये बोला जाएगा। व्यवस्थापन शास्त्र का विस्तार की कारण क्या है, व्यवस्थापन एवं प्रशासन, इसके बारे में लोगों में प्रचलित गैर समझ क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। व्यवस्थापन एवं प्रशासन के बारे में जो भी कुछ
मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका कारण का स्टडी कर सकते हैं, करेंगे। व्यवस्थापन एवं प्रशासन की विशेषताएं हमें स्टडी करना होगा। व्यवस्थापन एवं प्रशासन के बीच में क्या अंतर है, ये भी हमें समझेगा। व्यवस्थापन शास्त्र में कुछ मूलभूत संकल्पना है, उसके बारे में चर्चा होगी। हमारे संस्था में जो असिस्टेंट टीचर होता है, उसे ये समझाना जरूरी है कि नया व्यवस्थापन शास्त्र का परिचय और व्यवस्थापन एवं प्रशासन, इसके बारे में जो भी कुछ प्रचलित मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर करने का काम ये प्रकरण में होगा। व्यवस्थापन व्यवस्थापन का विस्तार करना जरूरी है। किस तरह से विस्तार करेंगे? विस्तार करना, इसका मतलब यह है कि उसका कोई ओरिएंटेशन देना, कुछ संस्था में कुछ व्यापक रूप से और कुछ कॉम्प्लेक्स होता है, गुंतागुंत होती है, त्यावेळेस से उस टाइम वो और से बढ़ने लगते हैं, तो उसके एजुकेशन के जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव है उसमें चेंज करना चाहिए। भौतिक एवं मानव साधन के बारे में भी उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचना चाहिए। प्रेजेंट सिचुएशन में सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑप्टिमिस्ट होना आवश्यक है। व्यवस्थापन शास्त्र जो है एक नया सिद्धांत है, एक नई संकल्पना है, एक नया तंत्र है और उसकी अलग से कार्य पद्धति है। व्यवस्थापन शास्त्र जो है वो तो एजुकेशन में इसके पहले नहीं था, लेकिन इंडस्ट्री सेक्शन में से, औद्योगिक संस्था के द्वार से एजुकेशन फील्ड में आ चुका है और उसको नया शास्त्र की संकल्पना कहा गई है। प्रचलित एडमिनिस्ट्रेटिव जो था उसमें चेंज करने की ताकत ये नया व्यवस्थापन शास्त्र में है। व्यवस्थापन एवं प्रशासन, इसके बारे में बहुत सारे गैर समझ और भिन्नता है, उसमें नया दृष्टिकोण निर्माण करना आवश्यक है। एडमिनिस्ट्रेटर make a decision and managerial style make a follow, ये डिफरेंट है मैंने प्रशासन और व्यवस्थापन में। प्रशासक जो होता है वो निर्णय लेता है और व्यवस्थापक जो है वो उसकी अमल बजावनी करता है। तो ये दृष्टिकोण है, कार्य की प्रणाली है। एक कृति संशोधनात्मक प्रयोग भी इसके ऊपर हो चुका है। यानी कृति संशोधन के द्वारा ये नया व्यवस्थापन शास्त्र चेकआउट किया गया है। उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल
बोला जाता है। भारत में राज्य कारभार चलाने के लिए यानी परकीय सत्ता थी, ब्रिटिश का रूल था, उस टाइम ये एडमिनिस्ट्रेटिव रूल जो है वो भारत में निर्माण हुआ और उसमें से दो प्रतिमाने बने कि प्रशासन और व्यवस्थापन क्या होता है। उसके निकष होते हैं समग्र दृष्टिकोण, केंद्र बिंदु और उत्तरदायित्व। प्रशासन में प्रतिक्रियात्मक और विशिष्ट परिस्थिति के साथ विचार किया जाता है और व्यवस्थापन में प्रणालीबद्ध और संकलित विचार सरणी का अवलंब किया जाता है। प्रशासन में साधन पर भर ये वेटेज दिया जाता है और बाद में साधन सामग्री में बढ़ोतरी किया जाता है। ऐसा एक समीकरण है। व्यवस्थापन में उसके परिणाम के ऊपर, परिणाम के अलावा जो भी कुछ है वो लोगों को दिखता है। यहाँ व्यवस्थापन में कार्य क्या और खर्चा कितना होता है इसकी जानी होती है और उसका उत्तरदायित्व तो है। प्रशासन में वैयक्तिक जिम्मेदारी रहती है और व्यवस्थापन में कार्यक्षमता और फलश्रुति रहती है। जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व तो ये प्रमुख घटक होता है। उसके नियम होते हैं, बख्शिश यंत्रणा होती है, मूल्यमापन और नियंत्रण का हेतु होता है और जो भी कुछ चेंजेस है उसके बारे में धोरण होता है। तो पॉलिसी ऑफ चेंज और कितना डायनामिक है वो पॉलिसी, ये नया व्यवस्थापन शास्त्र में दिखाई गया है। बदलों का धोरण क्या है, किस कारण से बदल हो रहा है और ये चेंज जो है ये बदलों में किसका सहभाग है, उसका व्यवस्थापन प्रक्रिया में क्या परिणाम होता है, मोटिवेशन दिया जाता है या नहीं, ये बदलों का धोरण के बारे में विचार किया है। व्यवस्थापन शास्त्र की कुछ ठोस विशेषताएं है, मेन पॉइंट है। इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट एंड एडवाइजर पीटर ड्रगर, इन्होंने व्यवस्थापन की विशेषता की जो कुछ मुद्दे हैं वो दिखाने का कोशिश किया है। एक मानव के बारे में, व्यवस्थापन एक मानव के बारे में एक संकल्पना है, मानव के साथ, और वो संपादन करना जरूरी है। ऐसा पीटर ड्रगर ने अपनी विशेषताएं में बताया है। एक संस्कृति जन्य व्यवस्थापन होता है। जैसे कुछ देशों में परंपरा, इतिहास और सारी रूढ़ी होती है, तो वहाँ ये व्यवस्थापन बनाना इतना आसान बात नहीं है, इतना चेंजेस करना इतना आसान बात है। लेकिन जिस देश में एक यूनिक रिलीजन होता है उस देश में ये चेंजेस जल्दी हो सकता है। तो व्यवस्थापन शास्त्र की सिद्धांत सबके सामने पेश करना, उसके बारे में चेंजेस करना, भारत जैसे देश में समय लगता है। जैसे रूढ़ी और परंपरा के कारण इस देश में आप दूसरे को चेंज करते करते खुद को चेंज कर लेते हैं, लेकिन दूसरे चेंज नहीं होते हैं, ऐसी बात है।
राजाराम मोहन राय ने सती की जो चाल है वो बंद करने के लिए 150-200 साल हो गए, तो आज हमें वो जो रीति है वो बंद हो चुकी है। ये 150 साल उसके लिए टाइम लगा। कुछ देशों में ऐसा इतना समय नहीं लगता। एक बार नया चेंज आया तो इमीडिएटली होता है। हमारे देश में ये रूढ़ी परंपरा का पगड़ा बहुत है लोगों के ऊपर, तो ये चेंज करने के लिए एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बदल करने लोगों में बदल करने के लिए शिक्षा, ये प्रणाली बहुत अच्छी है, लेकिन नया शिक्षा जब अंतर्भाव करती है तो तब इतना चेंजेस जल्द नहीं होता है। पीटर ड्रगर ने और भी बताया है कि हर एक इंस्टीट्यूट ने हमारा खुद का एक मिशन होना चाहिए चेंज के लिए, नया चेंज के लिए, और उसके प्रति कमिटमेंट भी होना चाहिए। अगला विशेषता है इंस्टीट्यूट में जो काम करने वाले लोग हैं उसको हर एक को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, और ये व्यवस्थापन का महत्वपूर्ण कार्य है। जो भी प्यून से प्रिंसिपल तक जो कुछ सारे सदस्य है उस सभी को हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। अगली विशेषताएं है कि इंस्टीट्यूट का जो भी कुछ गोल होगा, ध्येय होगा, उसके प्रति हर एक कर्मचारी की क्षमता का निरंतर मूल्यमापन होना चाहिए। होता है जैसे सीनियर लोगों के लिए कुछ ओरिएंटेशन होता है, रिफ्रेशर होता है, कुछ रिसर्च वर्क होता है। वैसे स्कूल में भी टीचर लोगों का 15 दिन का, 21 दिन का रिफ्रेशर होता है, ओरिएंटेशन होता है, और उसके कारण उसे मोटिवेशन भी दिया जाता है। इस तरह से मूल्यमापन होना जरूरी है। और इंस्टीट्यूट में काम करने वाले का जो भी कुछ आउटपुट है, इनपुट आउटपुट, उसके बारे में नोंद लेना चाहिए। यानी हमारे स्कूल से जो लड़का, जो भी कुछ स्टूडेंट होगा, वो बाहर जाएगा तो एक अच्छी व्यक्ति बाहर जाएगी, हमारा स्कूल का नाम बढ़ोतरी करेगी, रोशन करेगी। इसी तरह ये नया शास्त्र का, व्यवस्थापन शास्त्र का एक विशेषता है। दूसरा प्रकरण है इसमें शैक्षणिक व्यवस्थापन। तो व्यवस्थापन क्या होता है? व्यवस्थापन में ये तो मैनेजमेंट, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा जो टाइप है तो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, व्यवस्थापन एंड प्रशासन। इसके साथ ही व्यवस्थापन जुड़ा है। संगठन यानी इसका मतलब संस्था, प्रशासन इसका मतलब प्रिंसिपल से प्यून तक जो भी कुछ काम करेगा उसको प्रशासन कहा जाएगा। और व्यवस्थापन यानी कुछ संस्था का जो मैनेजमेंट है। संस्था का बहुत सारे स्कूल भी होते हैं। स्कूल में एज अ मुख्याध्यापक या प्रिंसिपल एक प्रशासक होता है, उसके अंदर सब लोग, सारी प्रणाली काम करती है। लेकिन एक संस्था का अलग अलग स्कूल होता है,
तो अलग अलग स्कूल में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रहते हैं, और ये तीनों का बहुत बड़ा संगठन होता है। यानी संगठन, संस्था, मैनेजमेंट, व्यवस्थापन, संस्था का व्यवस्थापन और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ एक्टिव डायरेक्टेड टुवर्ड efficient and effective utilization of organization resources in order to achieve organizational goals. व्यवस्थापन शास्त्र जो है, इसका उद्दिष्ट इंपॉर्टेंट है। संस्था का उद्दिष्ट और संस्था में जो भी कुछ साधन की जरूरत है, उसका परिणाम किस तरह से होगा, और अलग अलग उपक्रम के लिए जो कुछ कार्य किया जाता है, उसे व्यवस्थापन कहा जाता है। व्यवस्थापन में उद्दिष्ट इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा पार्ट है व्यवस्थापन का। उद्दिष्ट सफल करने के लिए हमें साधनों की जरूरत है, और साधनों क्या क्या होते हैं, तो जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, टाइमिंग की भी जरूरत है, इंफॉर्मेशन की जरूरत है। ये सारे साधन है। इस साधन नहीं हमें प्राप्त हुआ तो हमारा उद्देश्य फेल्योर हो सकता है। तो ये फेल्योर नहीं होना चाहिए, इसके लिए साधनों की जरूरत है। इसके साथ साथ साधन प्राप्त होने के बाद कुशलता और परिणामकारकता भी इम्पोर्टेंट है, होनी चाहिए। इसीलिए व्यवस्थापन फ्रॉम मैनेजमेंट टू एजुकेशन, देन एजुकेशन टू मैनेजमेंट, ये लिंक है, और ये लिंक के द्वारा हमारा ये व्यवस्थापन सक्सेस करने का काम हम लोग करते हैं। चालीय व्यवस्थापन की एक प्रणाली होती है, उसे हम लोग सिस्टम अप्रोच कहते हैं। सिस्टम अप्रोच प्रणाली आपको मालूम है कि जैसे ज्योग्राफी में नदी प्रणाली होती है, छोटी छोटी नदी बड़ी नदी को मिलती है और आगे एक बड़ी नदी के नाम के रूप से समुद्र को मिल जाती है। एक प्रणाली बनती है, नदी प्रणाली होती है। इसी तरह एक एजुकेशनल सिस्टम है और उसको अप्रोच दिया है कुछ। इसका गुण विशेषता यह है कि एजुकेशन प्रणाली उपागम में या सिस्टम अप्रोच में मेनी फैक्टर्स मिलके ये बनती है, अलग अलग फैक्टर्स मिलके ये बनती है ये प्रणाली। प्रणाली का एक अर्थ आपको मालूम होगा कि जैसे मैंने थोड़ा शुरू होने के बाद बोला था कि मुख्याध्यापक या प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर टीचर, असिस्टेंट टीचर, जो भी कुछ, लाइब्रेरियन, नॉन टीचिंग, और प्यून से प्रिंसिपल तक जो भी कुछ ह्यूमन अपने इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, उसे एक प्रणाली कहा जाता है। तो वहाँ अलग अलग क्वालिफिकेशन के अलग अलग
स्किल के अलग अलग जो कौशल्य संपादन किया है वो लोग, यानी उसे हम घटक, वो जो घटक है वो व्यक्ति अलग अलग घटक से ये एक प्रणाली बनती है। फिर ऐसे बहुत एजुकेशन में तो बहुत सारे प्रणालीज है, बहुत सारे सिस्टम्स है, और ये सिस्टम सब कुल मिला के एक व्यवस्थापन बनता है और शैक्षिक व्यवस्थापन बनता है। ये जो प्रणाली है ये गतिमान होती है। जैसे सारे लोगों का हाथ लग जाता है तो उसको गतिमानता ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है। इसमें थोड़े चेंजेस भी करने पड़ते हैं, परिस्थिति के अनुरूप प्रणाली के घटकों में बदल होता है और वो बदल दिखाई पड़ता है। प्रणाली के घटक में सुसंगठित एक संधता, एकात्मता, और इसके आगे ये जब पूर्ण होता है तो उसे समग्रता बोला जाता है। हर एक प्रणाली का अस्तित्व अलग अलग होता है और उसका विशिष्ट हेतु होता है। इसी तरह ये शालेय व्यवस्थापन की एक अलग प्रणाली होती है। जब रेगुलर पढ़ाने का समय आएगा, जब हम टीचर और स्टूडेंट नहीं बोलूंगा मैं, लर्नर आमने सामने आएंगे, तब एक सारा प्रोसेस हमें आपको बताना है। इसमें इनपुट क्या होता है, रिसोर्सेस क्या होता है, एक्टिविटीज क्या होता है, गोल कैसे होते हैं, एक्चुअल क्या मिला है और आउटकम क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये 3 मेन पॉइंट है। शालेय व्यवस्थापन की व्याप्ति बहुत बड़ी है, तो उसको छोटी में कैसे करें? बहुत बड़ी व्याप्ति है। महाराष्ट्र की सेकेंडरी मैनेजमेंट अलग है, प्राइमरी मैनेजमेंट अलग है, और हायर सेकेंडरी का मैनेजमेंट अलग है, और हायर एजुकेशन का टोटल मैनेजमेंट डिफरेंट लेवल का है। उसके राइट्स एंड अथॉरिटीज भी अलग है। लेकिन हम स्कूल की ओर जाएंगे तो स्कूल में ये 3 फैक्टर मैंने जो पहले बोला था कि इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट क्लास में आता है, स्कूल में एंटर करता है। देखो मैं छोटी सी बात बोल के आगे जाऊंगा। यानी जैसे हम पुराने पैटर्न ध्यान में लेकर बोलेंगे, तो यानी प्राइमरी से फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 4th स्टैंडर्ड, ये कॉल्ड टू प्राइमरी स्कूल। तो प्राइमरी पास होने के बाद वो स्टूडेंट 5th में आता है तो स्कूल में आता है, वो भी स्कूल है, इट्स कॉल्ड टू प्राइमरी स्कूल। एंड सेकेंडरी स्कूल हम लोग जाएंगे, डिप्लोमा स्कूल मैनेजमेंट जैसे सेकेंडरी स्कूल के ऊपर फोकस करेंगे। तो 4th कक्षा पास होने के बाद वो 5वीं कक्षा में जब प्रवेश लेता है तो उसे हम इनपुट बोलेंगे। 5वीं से 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, यहाँ तक आपकी स्कूल सीमित हो, तो ये बिटवीन पीरियड में जो भी कुछ उसका प्रोग्रेस होगा, जो भी लर्निंग टीचिंग हुआ, जो स्टडी हुआ, जो भी उसके साथ साधनों का अभ्यास किया, जो भी कुछ कंटेंट मिला, सारा प्रोसेस हुआ, और ये सारा का ज्ञान साथ लेके 10वीं कक्षा का परीक्षा देता है, तो इसे हम आउटपुट बोला जाता है। आउटपुट में उसका ज्ञान, कौशल्य, अभिवृद्धि, ये सारा दिया है। इंडिट ऑफ कॉम्पिटेंसी, इसकी सारी इसकी क्षमता वो फलिते में दिखाई पड़ती है। तो इसी तरह ये व्यवस्थापन है। व्यवस्थापन, ये शालेय व्यवस्थापन, नॉट
narrow-minded concept. It is a very broad concept, and we are not learn in short period. तो हम उसको ज्यादा समय देके उसके विस्तृत रूप से ज्ञान आदान प्रदान कर सकते हैं। ये व्यवस्थापन में विद्यार्थी, शिक्षक, व्यवस्थापन, साधन संपत्ति और एटमॉस्फियर, ये सारा घटकों का समावेश इसमें है, और इन घटकों की चर्चा भी बहुत सीमित नहीं है, विस्तृत स्वरूप में है। तो इसी तरह हम ये व्यवस्थापन एक प्रणाली है, इस प्रणाली के बारे में फिर से समय मिलने के बाद और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तीसरा घटक है मुख्याध्यापक, संस्था प्रमुख, उनकी भूमिका, उनका कर्तव्य और उसकी जिम्मेदारी, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मुख्याध्यापक, अभी देखो मैं आपके सामने इतना बोल रहा हूँ। हाँ बोला विनोद, बोलो बोलो विनोद जी, ज्वाइन हुए अभी? हेलो विनोद बोरीचा। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, हाँ अभी ज्वाइन हो गए आप अभी? हाँ ज्वाइन नहीं, कभी का हुआ, बीच में फोन आ गया इसलिए बाहर गया था, लेफ्ट हुआ था। ओके 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 ओके, अभी म्यूट कर दो आप सॉरी लोग, सॉरी या सर, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ ओके। क्वेश्चन के लिए टाइम भी रखें। तो मुख्याध्यापक इसका मतलब हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, तो हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इन मुंबई एंड मेट्रो जोन में मोस्टली प्रिंसिपल बोला जाता है, हेड को प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। और बड़े बड़े सिटी में भी स्कूल के हेडमास्टर को प्रिंसिपल बोला जाता है। यह वो एक पद्धत बनती है। आप कभी विलेज में गए या छोटा तालुका में गए, छोटा सा गांव में गए, तो उसे मुख्याध्यापक बोला जाता है। मुख्य अध्यापक और मुख्य अध्यापक, उसके साथ संस्था चालक भी होता है। यहाँ संस्था चालक, मुंबई में आपका कुछ एक्सपीरियंस होगा क्या? संस्था चालक कौन है इससे कुछ लेना देना नहीं, स्टूडेंट को, पेरेंट्स को और टीचर को, लेकिन मुख्याध्यापक से बहुत लेना देना है। डेली रिलेशन मेंटेनिंग जो होता है वो हेडमास्टर इसके साथ होता है, यानी प्रिंसिपल के साथ होता है। और जो भी कुछ ऑर्डर, कुछ बड़ा इंसिडेंट होता है, प्रसंग होता है, कुछ घटनाएं होती है, तो संस्था प्रमुख या संस्था चालक, इंस्टीट्यूशनल पर्सन, कॉन्टैक्ट टू प्रिंसिपल एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड डिस्कस इट अबाउट, ऐसा होता है। हायरार्की है, ये भी एक प्रणाली है। ये हायरार्की के सिस्टम से अपना कर्तव्य, अपनी भूमिका बजाने का काम करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुख्याध्यापक, ये एक भूमिका है, दिस इज रोल। एंड व्हाट इज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको मालूम होगा, जो भी कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस मिलता होगा, हम लोगों ने ऐसे डीएसएम को ऐसे एडमिशन दिया है कि जो भी कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहा है उसे दिया है, तो उसको वो एक्सपीरियंस आते ही होगा कि प्रिंसिपल की ड्यूटीज क्या है
और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। प्रिंसिपल ने अपना व्यवस्थापन शास्त्र का काम के आधार पर अपनी भूमिका निभाना है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है, व्यावसायिक विकास करना है। छात्र के अध्ययन में गुणवत्ता कैसी बढ़ेगी ये देखना है। टीचर का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगा, उसमें बदल कैसी होगी, इसके बारे में सोचना है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट होने के लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर निर्माण करना है और वो कर सकते हैं। और सारे मानवीय घटक जो है, जैसे पालक के साथ भी, प्यून के साथ, नॉन टीचिंग क्लर्क, कैशियर, हेड क्लर्क, ऑफिस सुपरडेंट, इनके सारे के साथ अच्छी तरह से अपना संबंध प्रस्थापित करना है। ये मुख्याध्यापक का, ये प्रिंसिपल का कार्य है, कर्तव्य है। और ये कर्तव्य करते समय हर एक व्यक्ति की है, हर एक घटक की, मानवीय घटक की, जो भी कुछ एजुकेशनल वर्क है वो कंप्लीट है। स्टूडेंट को क्या दिक्कत हो रही है, स्टूडेंट के लिए क्या जरूरत है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, तो ये भी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की है। इसमें दिया है कि मुख्याध्यापक, संस्था प्रमुख, इनकी अलग अलग घटका के बारे में कौन सी भूमिका है, शिक्षक के बारे में क्या भूमिका है, मुख्याध्यापक या प्रिंसिपल की शिक्षक के बारे में स्थिति अनुसार कैसा चेंजेस होना चाहिए। हेलो बांधवी मैडम, हाँ हाँ, तो ये मुख्याध्यापक की जिम्मेदारी है। ऑफिस में नॉन टीचिंग होते हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी होते हैं, लाइब्रेरियन होते हैं, इनके बारे में अपनी भूमिका निभाना है और वो किस तरह से निभाना है इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। स्कूल के बाहर के लोग जो है उसके भी साथ बहुत बड़ा नाता निभाना पड़ता है। ऑफिसर लोग जो होते हैं ना, स्कूल में आते तो कितनी भाग दौड़ हो जाती है हमारी, साहब लोग आए, एग्जाम लेते समय स्क्वाड आए, एग्जाम लेते समय बाहर के एक्सटर्नल व्यक्ति आती है, तो तब अपना सारा माहौल बदल जाता है स्कूल का। क्योंकि चारों दीवारों के हाथ जब स्कूल चलती है तो वो नक्शा अलग होता है, और जब बाहर की व्यक्ति हमारे यहाँ जब एंटर करती है तो हमें उस समय हमारा नक्शा थोड़ा चेंज करना जरूरी होती है। उस टाइम कैसा फेस करना पड़ता है प्रिंसिपल को। तो समय पे एटमॉस्फेयर को बदल करने की ताकत प्रिंसिपल पर होती है और वो करते हैं।
साथ साथ मैनेजमेंट बोर्ड जो होते हैं, मैनेजमेंट बोर्ड वाले भी लोग कभी कभी इंटरफेयर करते हैं। इसको इंटरफेयर नहीं बोला जाएगा, लेकिन मदद करते हैं। मदद करने के लिए वही बोर्ड स्टैब्लिश हुआ है। बोर्ड ने ही वो स्कूल की शुरुआत की है। उसका संस्था का उद्देश्य है कि स्कूल निर्माण करना, स्कूल में बच्चे पढ़े और बच्चे के समाज बने, अच्छा समाज, भारतीय समाज बने भारत में, और शिक्षित लोग पैदा हुए। ये अपना मेन हेतु ये प्रकरण में दिया है। मैनेजमेंट साइंस, प्रोफेशनलिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजी, प्रोफेशनलाइजेशन, इंटरेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रस्ट, इनोवेशन, क्वालिटी, सोर्स, एकेडमिक लीडर, ट्रेंड प्रोफेशनल, फॉर्मेटिव, समेटिव और रिकॉग्नाइजेशन, ये सारे सब कंसेप्ट इस प्रकरण में है। चौथा घटक है नेतृत्व और बदल। क्या नेतृत्व और बदल? नेतृत्व क्या होता है? लीडरशिप। लीडरशिप कौन करेंगे? लीडरशिप तो टीचर भी कर सकता है, लीडरशिप प्रिंसिपल भी कर सकता है, लीडरशिप तो नॉन टीचिंग में भी होता है। लेकिन चेंजेस में जो प्रिंसिपल का राइट है वो ज्यादा है। चेंजेस करना जो है वो अपने प्रिंसिपल का लीडरशिप में ज्यादा पावर होती है। तो दिया है कि बदल और नेतृत्व, ये संकल्पना स्पष्ट करना चाहिए। मुख्याध्यापक के साथ नेतृत्व और बदल की भूमिका कैसी होती है। शालेय व्यवस्थापन के बारे में बदल किसमें होना चाहिए और कैसे करेंगे। अधिकाराधिष्ठित नेतृत्व शैली ऐवजी सहभागाधिष्ठित नेतृत्व शैली। इसका मतलब हम लोग अधिकार नहीं करेंगे तो निर्णय जब निर्णय का बदल करना है तो हम अधिकार नहीं करेंगे। हम सबके साथ किसी विषय का सबका ओपिनियन ले और बाद में चेंजेस करेंगे, तो उसका पुरस्कार करती है ये नेतृत्व शैली। नेतृत्व शैली के 3 प्रकार होते हैं: छुपी शैली और अधिकार शैली और लोकशाही शैली। इन्हें सबको लेके निर्णय चेंज करना एक लोकशाही धारा है। अपने ही अधिकार में नेतृत्व में चेंज किए, अपने ही नेतृत्व में किसी अधिकारशाही के द्वारा कुछ चेंज करे तो ये जैसे ऑटोक्रेसी के सिमिलर है। और छुपी शैली है सबको पूछने का और हमें जो करना वही करने का, सबके साथ चर्चा करने का, और जो करना है वो हम करेंगे। लोग बोलते हैं कि हमारे साथ इसके बारे में चर्चा किया और डिसीजन तो अलग ही लिया, तो इसको बोलते हैं हाइड स्टाइल, छुपी शैली, नेतृत्व शैली। तो ऐसे छुपी नेतृत्व शैली थोड़ी डेंजरस होती है। अधिकार रूप से जो नेतृत्व किया जाता है वो भी थोड़ा सा लोकशाही के साथ नहीं है। लेकिन सबके साथ चर्चा करके जो भी कुछ निर्णय लिया जाता है, नेतृत्व किया जाता है, बदल किया जाता है, वो अच्छा पॉलिसी होती है। स्कूल का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। तो ये नेतृत्व और बदल करने में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी शैली लीडर स्टाइल यूज करना है या और दूसरी कौन सी कोलैबोरेटिव स्टाइल
यूज करना है ये प्रिंसिपल डिसाइड करेगी। प्रिंसिपल अपना प्रशासन, व्यवस्थापन और नेतृत्व इसके साथ वो निर्णय ले सकता है। सारे समस्या का निराकरण करते समय प्रिंसिपल कभी कभी वर्क एनालिसिस करता है और उसके बाद चेंजेस करते हैं, और कभी कभी वर्क एनालिसिस विदाउट वर्क एनालिसिस भी चेंजेस किया तो वो डेंजरस होता है। इसमें कंट्रीब्यूशन लीडरशिप में कुछ विशेषताएं हैं। कंट्रीब्यूशन लीडरशिप एंड इमोशनल कॉम्पिटेंसी है, जैसे खुद की भावना की जानिव करना, खुद का भावना का व्यवस्थापन करना, हर एक को समझ लेना और एक अच्छा रिलेशनशिप तैयार करना। ये बदलाव के बारे में और नेतृत्व के बारे में ये प्रकरण है। ये प्रकरण में पारिभाषिक शब्द में मैंने पिछले जैसे बोला, लीडरशिप, रिएक्टिव, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, डिसिप्लिन, इंडिकेटर, फॉलोअर, लीडरशिप स्टाइल, अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक, कोलैबोरेटिव, कम्युनिकेशन स्किल, शेयरिंग, एडवोकेसी, इंटरलाइज, मिशन स्टेटमेंट, इमोशनल कॉम्पिटेंसी, सेल्फ अवेयरनेस, मैच्योरिटी, ये सारे सब कंसेप्ट या पारिभाषिक शब्द, उसका अर्थ इस प्रकरण में दिया है। ये प्रकरण गोल्डमन डैनियल के बुक से, गोल्डमन डैनियल जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में उसने लिखा है, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। तो भावना के साथ ये प्रकरण जोड़ा गया है और इसके बारे में और डिटेल्स हमें शायद लगता है कि हर एक प्रकरण में आपको 2 स्वाध्याय लिखना है और यही बुक पढ़ के आपको उत्तर लिखना, स्व अनुभव लिखना है। 5वां घटक है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास। क्या होता है व्यावसायिक विकास? व्यवसाय का मतलब क्या है? शिक्षक को व्यवसाय बोला जाए तो चलेगा क्या? नौकरी बोला तो चलेगा क्या? क्या बोलेंगे हम लोग? नौकरी बोलेंगे या प्रोफेशनल डेवलपमेंट बोलेंगे? प्रोफेशनल बोलेंगे। तो हमारा व्यवसाय है या नौकरी है? मालूम नहीं, कुछ तो है। तो हम लोग ट्यूशन लेते तो व्यवसाय बोलेंगे और इंस्टीट्यूट में टीचर बने तो इसको नौकरी बोलेंगे। ऐसा भी होता है ना। इंस्टीट्यूशनल लोग भी अभी अलग अलग तरह के कोर्सेज शुरू करते हैं, तो एडमिशन के लिए पैसे की लेन देन लेते हैं, एडमिशन फीस कवर करते हैं, तो फिर उसको प्रोफेशनल बोलेंगे या कैसे? हाँ नीलिमा पाठक मैडम बोलो। Teaching is a profession. हाँ प्रोफेशनल है। Teaching is Okay, okay. teaching is profession. Yes, sure. I agree with you. Teaching is a professional. हाँ हाँ एक व्यवसाय। इसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया, देखो पाठक मैडम। हाँ जी। हाँ हम प्रोफेशनल डिग्री लिया B.Ed की और एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो गए, तो उसे हाँ। हम जॉब बोलते हैं, लेकिन मैंने नौकरी शब्द बोला, हाँ जॉब बोलते हैं। हाँ और जब
समझो हमें इंस्टीट्यूशनल में हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो हम ट्यूशन लेते हैं, तो ट्यूशन इज अ प्रोफेशनल, हाँ, ऐसा बोला जाता है। तो वो एक प्रोफेशनल डिग्री होने के बाद उसे प्रोफेशन ही बोला जाता है। टीचिंग इज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन डेवलपमेंट होना जरूरी है। ये एक सेपरेट यूनिट है, उसमें आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसा होना चाहिए, उसकी क्या जरूरत क्या है या निकट क्या है, और उसके बेनिफिट किसको मिलेगा, इसके लिए कौन से प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम बनाने के बाद उसको सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन होते हैं, तो किस कारण से डिससेटिस्फैक्शन हुए और किस कारण से सेटिस्फैक्शन हुए। सेटिस्फैक्शन टीचर प्रोफेशनल में सेटिस्फैक्शन होने के बाद उसका क्या बेनिफिट मिलेगा इंस्टीट्यूट को, स्कूल को, समाज को और पूरा देश को। तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट में देखा जाता है। प्रोफेशनल Thank you. डेवलपमेंट के लिए, हाँ मैडम, हाँ नो प्रॉब्लम। अब जब सामने आएंगे तो फिर से इंटरेक्शन होगी, डिस्कशन होगा और हाँ जी। सबके साथ बातचीत होगी, सबके एक्सपीरियंस शेयर किए जाएंगे और बहुत हेल्दी एंड फ्रूटफुल एटमॉस्फेयर मे बी क्रिएट देयर। हाँ, Yes, sir. Waiting Okay. for it eagerly. Yes. Thank you, sir. Sure. As per government rule, they follow. We Yes. follow. Okay. Yes. हाँ, Okay. Thank you. तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या करें, जैसे मैंने आज ही बोला आपको कि हमारा सिलेक्शन ग्रेड और सीनियर ग्रेड ये मिलने की क्या जरूरत है, किस कारण से हमें मिलना चाहिए, कोई उसका हेतु होगा। और हमारा वेतन में बढ़ती होती है, नहीं वो सब बराबर है, वेतन भी बढ़ती होती है। गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली भी जब डीए डिक्लेयर करता है तो हमें हाँ वेतन मिलता है। लेकिन जैसे अपने साथ अनुभव बढ़ेगा वैसा जूना और नया एक ब्रिज वर्क होता है कि हम देखो कृषि संशोधन के बारे में आपने ओरिएंटेशन हाँ अडवाळे मॅडम बोला, तुम्ही काय म्हणता? सहसंबंध असतो सर. हो सर. सहसंबंध कोलॅबरेशन असतं. हो सिनियर सर. टीचर त्याचे अनुभव ज्युनियर टीचरला सांगत असतो आणि त्यामुळे ती एक सांगड तयार होते. अदरवाइज हाँ ओके. तो ये डेवलपमेंट प्रोग्राम की क्या जरूरत है कि जैसे हमारी स्कूल में से पूरा शिक्षा प्राप्ति होने के बाद एक शिक्षा प्रणाली भारत योग्य से चलने के लिए एक भारत का बड़ा नागरिक बनेगा, ये विशाल हेतु है। और ये विशाल हेतु ध्यान में लेके हमें सीनियर लोगों को कुछ सिलेक्शन ग्रेड निवड श्रेणी और उसका सीनियरिटी के अनुसार, उसका अनुभव के अनुसार उसको हम कुछ मोटिवेशन करते हैं। स्कूल की एक प्रणाली होती है, धीरे धीरे अनुभव के अनुसार व्यक्ति का वेतन भी बढ़ता है। इसके लिए उसको कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ता है, उसके लिए कुछ संशोधन करना पड़ता है, रिसर्च, छोटा मोटा रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च के द्वारा कुछ हमें प्राप्त होता है कि लोगों की, जनता की, आम जनता की, स्टूडेंट की, टीचर की, जूनियर टीचर की, टेम्पररी की क्या आशा आकांक्षा है, उसको क्या मिलना चाहिए और गवर्नमेंट के तक ये पहुंचना चाहिए थ्रू रिसर्च। गवर्नमेंट को ये जानकारी होना चाहिए कि ये जो टीचर है, ये जो स्टूडेंट है, ये जो समाज है, इनको ये चाहिए। तो ये इसके कारण गवर्नमेंट के कई दिनों के बाद पॉलिसीज बदलती है, पॉलिसी चेंजेस होती है।
अभी 2020 में हमारा एक बड़ा, कितने सालों के बाद पूरा देश का अभ्यासक्रम का चेंजेस हो चुका है। जैसे 86 के दौरान के बाद अभी एक चेंज हुआ बड़ा, और बहुत बड़ा चेंज लेने इसको जागतिक लेवल की कंपटीशन के नाते ये चेंजेस होना जरूरी थी। आपको मालूम होगा कि जैसे बीएड डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री 3 ईयर की है, लेकिन फॉरेन में 4 ईयर डिग्री वाले को ही डिग्री बोला जाता है। हमारे यहाँ ये नया अभ्यासक्रम में यही सोच किया है। तो हम लोग जब इंटरनेशनल लेवल पे कुछ जाने का प्रयोग करेंगे, तब हमारी बहुत दिक्कतें भारतीय लोगों की होती है। उसके लिए चेंज, जब समाज के प्रति समस्या पैदा होती है, तो उसका निराकरण करने के लिए इस तरह सीनियर लोगों का एक्सपीरियंस, सीनियर लोगों का रिसर्च, उसके साथ जो भी कुछ जूनियर लोग और टीचर लोग, नॉन टीचिंग, ये सारे सभी को ध्यान में लेके चेंजेस करना जरूरी है। और ये इसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट हम करेंगे इसके साथ। तो प्रोफेशनल क्या क्या चेंजेस होना चाहिए? चेंजेस में ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है। एक नई दिशा मिलती है, इसे नई दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। और नई दिशा, इसका मतलब हम अभी भारत का एजुकेशन ऐसा बन रहा है कि जिससे इंटरनेशनल लेवल के पैरेलल बनने का कोशिश हो रहा है। तो इसके लिए चेंजेस की जरूरत है। टीचर को प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना जरूरी है। ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ हमें तो 8वां घटक जो है वो भी टोटल मैनेजमेंट का है, लेकिन उसके लिए तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। अभी तो मैं 5वां घटक तक पहुंचा हूँ। व्यवसाय का अर्थ, स्वरूप और विशेषताएं हैं दिए गए हैं, क्या व्यवसाय होता है। और इसमें दिया है कि एवरी प्रोफेशनल इज एन ऑक्यूपेशन, बट एवरी ऑक्यूपेशन इज नॉट प्रोफेशन। ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन में फर्क है, बीच का अंतर है। तो वो भी हम चर्चा करेंगे। शिक्षक का व्यवसाय का स्वरूप क्या है, उसकी व्याप्ति क्या है, उसके बारे में बहुत मैंने आपके साथ चर्चा की। और शिक्षक का विकास का कार्य में क्या सहभाग है, शिक्षक की क्या जिम्मेदारी है, शिक्षक की क्या भूमिका है, हम पॉजिटिवली बोलेंगे। इसके साथ टीचर लोगों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी, और उसके साथ विद्यापीठ और डायड बोला जाता है उसको, अध्यापक शिक्षण संस्था, ये विकास कार्य में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वहाँ वाचन, चिंतन, नवीन अध्यापन पद्धति और प्रैक्टिस, एक्सपर्ट का विचार, एक्सपर्ट की धारा और रिसर्च, ये इसके साथ साथ टीचर का ये डेवलपमेंट कैसा होगा, इसके बारे में ये संस्था काम करती है और ये संस्था सहयोग करती है। 6ठा घटक है शिक्षकाच्या कार्याचे मूल्यमापन। टीचर इवैल्यूएशन, टीचर का भी इवैल्यूएशन हर साल होना चाहिए, ऐसा ये नया दृष्टिकोण में दिया है। शैक्षणिक व्यवस्थापन का नया दृष्टिकोण में टीचर का। सरोजना मैडम, आप शायद म्यूट कर लो, दूसरे को डिस्टर्ब हो सकता है। सरोजना मैडम, तो टीचर का मूल्यमापन की जरूरत है, होना ही चाहिए। कैसे करेंगे, कौन करेंगे, ये भी बड़ा अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस है। नहीं, लेफ्ट करने को नहीं बोला मैंने, अरे बाप रे, म्यूट करने को बोला। तो टीचर का मूल्यमापन हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से करना चाहिए, क्या टीचर का मूल्यमापन करने का राइट किसको है? उसमें कौन से घटक है?
उसको कौन सा पैरामीटर लगाएंगे, कौन से निकष लगाएंगे, उससे क्या मिलेगा आपको टीचर का मूल्यमापन करने से। यदि कुछ डिफिशियंसी मिली तो क्या करेंगे, हेडमास्टर फीडबैक देंगे या संस्था चालक फीडबैक देंगे या और कोई फीडबैक देंगे, और कौन एक्चुअली आप सब लोग सुन रहे होंगे, टीचर का इवेल्युएशन खाली स्टूडेंट करता है। जैसे मेरा इंडिविजुअल मत है, प्रिंसिपल या सीनियर टीचर या और इंस्टीट्यूशनल वाले या गवर्नमेंट के ऑफिसर लोग ये तो करते ही है, बट प्रॉपरली और लॉन्ग टाइम स्टूडेंट ज्यादा करता है इवेल्युएशन, और स्टूडेंट रिमार्क भी देता है, लेकिन वो रिमार्क किसी पेपर पे नहीं रहता है, डिस्कशन में होता है, चर्चा में होता है। ये सर, ये मैडम बहुत अच्छे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज पढ़ाते हैं, ये जो रिमार्क है स्टूडेंट के होते हैं। और स्कूल का इवेल्युएशन भी, पूरा स्कूल का इवेल्युएशन भी स्टूडेंट ट्रेड करते हैं, बराबर है ना। स्टूडेंट बोलते हैं कि ये स्कूल बहुत अच्छी है, ये स्कूल में मत एडमिशन ले, ये रिमार्क किसका होता है, ये स्टूडेंट का होता है। टीचर अच्छे है, उसका प्रशासन अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, रेगुलरिटी है, ये सारे पैरामीटर्स एक्चुअली स्टूडेंट लगाते हैं। ऑफिसर लोग आते वन डे इवेल्युएट, वन डे में किसी का इवेल्युएशन हो भी सकता है, लेकिन वो फॉर्मेलिटीज है, वो रूल्स है, वो फॉलो अप करना है। उसके लिए फिर जब गवर्नमेंट यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के ईओ, डेप्यूटी ईओ, एक्सटेंशन एजुकेशनल ऑफिसर जब आते हैं, उसको एडीआई बोला जाता है, असिस्टेंट डेप्यूटी एजुकेशनल इंस्पेक्टर। ऐसे जब लोग आते हैं तो हम उनका एक लेक्चर ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम 8 दिन से तैयारी करते हैं, कभी कभी सब नहीं, लेकिन करते हैं। तो कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है। ऐसे सब प्रिपरेशन रेगुलर किया तो बच्चे लोग ही बोल देते हैं कि यहाँ के सारे टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। एक सिस्टम है, क्वालिटी बन जाती है। टीचर के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो कुछ इम्प्रूवमेंट है, जो डेवलपमेंट है, उसमें बहुत सारा इवैल्यूएशन हो जाता है। मूल्यमापन अध्यापक का होता है, इसका मतलब पूरा स्कूल का मूल्यमापन होता है। एक प्रिंसिपल भी एक टीचर है। ही और सी फर्स्टली टीचर, देन प्रिंसिपल, देन हेडमास्टर। तो इनका भी अनुभव के प्रति अनुभव के समय इवैल्यूएशन हो चुका है, इसके लिए वो ऊपर की पोस्ट पे चले गए, हेडमास्टर या प्रिंसिपल। टीचर कैसा होना चाहिए, व्यक्ति के बारे में टीचर कैसा होना चाहिए, 3 दृष्टिकोण है। टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर क्या करता है, उसका कार्य, और टीचर पढ़ाने के बाद क्या मिलता है, आउटपुट, निष्पत्ति बोला जाता है। तो ये तीनों ही दृष्टिकोण से टीचर का इवैल्यूएशन एक शॉर्ट में मैं बोलता हूँ ये हो जाता है। उसके कोई उद्देश्य है, उसका कोई मूल्यमापन के पैरामीटर्स है, मूल्यमापन के जो भी कुछ निष्कर्ष मिलते हैं, उसके बाद उसको फीडबैक मिलता है। फीडबैक पॉजिटिव भी होते हैं, फीडबैक नेगेटिव भी होते हैं। सकारात्मक मूल्यमापन होने के बाद उसकी प्रशंसा की जाती है या कुछ
पॉइंट्स दिए जाते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। इसी तरह ये टीचर का मूल्यमापन, टीचर का काम का मूल्यमापन। टीचर 24 आवर टीचर होता है, स्कूल में ही व्यक्ति टीचर नहीं होती है। तो टीचर का स्कूल में भी मूल्यमापन होता है और स्कूल के बाहर भी मूल्यमापन होता है। टीचर का लिविंग स्टाइल, टीचर का कम्युनिकेशन स्किल। 5 मिनट बाकी है। टाइम इज नॉट लिमिट ना सर। हेलो, थोड़ा 5-10 मिनट लिया तो चलेगा ना डॉक्टर रामराजे? हेलो, नोबडी रिप्लाई। हेलो, हाँ सर, रामराजे सर। हेलो हेलो, हाँ पाठक मैडम, कोई तो बोलेगा? कोई नहीं बोलते मेरे साथ, मैं अकेला बोल रहा हूँ। हेलो Sir, please हाँ सर। continue. No problem. Continue, ओके continue, ओके sir. ओके Thank you, ओके Thank you. ओके पिंटो चौहान मैडम, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। We thought that Ramraje sir will reply, so we were quiet. हाँ, Okay. गिव नॉट। Please continue, sir. Okay. Thank you. हाँ, हो, आहे सर चालू आहे व्यवस्थित, काहीच अडचण नाही. नाही नाही, थोडा वेळ घेतला तर चालेल का आणखी 5-1 मिनिटं, कारण 2 मुद्दे राहिले आहेत आणि 5-4 मिनिटं राहिले ज्यावेळी तुमच्या दिलेल्या वेळेनुसार. अजून थोडेसे घेतो आणि टीचर लोक चांगले ऐकतायत असं मला वाटतं. मी पाहत नाही त्यांना, पण ते पाहू शकतात नाही, पण मी ते त्यांच्या रिप्लायवरनं कळलं मला. 7th युनिट शिक्षणाचे व्यवस्थापन, शिक्षण क्रमाचे व्यवस्थापन, ये करिकुलम मैनेजमेंट है। करिकुलम मैनेजमेंट का मतलब ये जो कंसेप्ट है बहुत बड़ी है। करिकुलम, हम लोग वी आर नॉट वर्कर, हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए एक बड़ी इंस्टीट्यूट होती है, जैसे SCRT, NCRT, दे कैन मेक अ करिकुलम। तो करिकुलम बनाने की एक सिस्टम ऐसे, एज एंड लर्नर कैपेसिटी, ये 2 फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस 2 फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एज एंड लैंग्वेज एंड एटमॉस्फेयर, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट डिफरेंट लेवल। तो हम कैसे मैनेज कर सकता है ये व्यवस्था, ये उसका व्यवस्थापन कैसे कर सकता है? आपको मालूम होगा कि कितने सारे महाराष्ट्र में, हम महाराष्ट्र का ही सोच करेंगे कि महाराष्ट्र में कितने सारे भाषाओं के साथ हमारा एजुकेशन है। जैसे मराठी मेन इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट टू इंग्लिश एंड कन्नड़, गुजराती, तमिली, हिंदी, टोटल हिंदी मीडियम। तो ऐसे सारे माध्यम, भाषाओं के माध्यम ध्यान में लेके हमें करिकुलम बनाना है, कंटेंट बनाना है और छात्र का एज के अनुरूप वो कंटेंट का व्यवस्थापन करना है। इसे बोला जाता है शिक्षण क्रम का व्यवस्थापन। उसके साथ साथ टीचर को अध्यापन, उसका वो कंटेंट का एनालिसिस करके उसको टीचिंग भी करना है। तो साधनों की जरूरत होती है, वही विषय के, वही मेथोडोलॉजी के टीचर की अपॉइंटमेंट करना है। ये कितने कॉम्प्लेक्स बातें हैं ये। तो इसका व्यवस्थापन हम एक स्कूल वाले नहीं बना सकते हैं। तो एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट होती है, गवर्नमेंट कंडक्टिंग बाय गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एंड दे कैन मेक आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years सिलेबस also चेंज विथ चेंज। वो चेंज भी करते हैं और सिलेबस बनाते हैं। अभ्यासक्रम का इधर अर्थ दिया है, व्याप्ति दी है और शालेय स्कूल की भूमिका बनी है। हमारे स्कूल में, हमारे महाराष्ट्र राज्य में जब स्कूल का सिलेबस बदल जाता है तो पुरानी सारी बुक हम राइट ऑफ करते हैं, नष्ट कर देते हैं।
उसका कोई यूज नहीं होते हैं। दूसरे नए पुस्तक छपे जाते हैं, नए साधनों की निर्मित होती है, साधनों के साथ नए जो भी टीचर पुराने हो या नए हो उनको ओरिएंटेशन दिया जाता है अभ्यासक्रम के साथ, और वो नया पोर्शन, नया सिलेबस, नया अभ्यासक्रम छात्र को दिया जाता है। इसका कारण हम लोगों ने पहले देखा है कि एज पर सिचुएशन चेंज शुड बी मस्ट, परिस्थिति के अनुरूप बदल होना जरूरी है, परिस्थिति के अनुरूप बदल होना जरूरी है। तो प्रेजेंट सिचुएशन आपने देखा है कि ऑनलाइन पूरा ईयर हमारा स्कूल, कॉलेज एंड एनी एजुकेशनल फील्ड प्रोग्राम कंडक्टिंग हुआ है। कितने सारे दिक्कतें आई, कितने सारे प्रॉब्लम आए, ट्रैवलिंग प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, लर्निंग प्रॉब्लम, टीचिंग प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल थियरीज, ऑब्जर्विंग, प्रेजेंटिंग, ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हो चुके। एक उसको छोटा कारण नहीं बोला कि हेल्थ के रिलेटेड इन पूरा जग में जो कुछ समस्या पैदा हुई, तो भारतीय लोगों को कितना उसको सामना करना पड़ा, ये लाइव एक्सपीरियंस हमने अनुभव किया है, बहुत बड़ा अनुभव किया है। और वो अनुभव के कारण कितनी समस्या, लोगों, कितने बच्चों के उच्च शिक्षण के एक ईयर, वन ईयर वेस्ट गया है। किसी को फॉरेन जाना था, किसी को एमबीबीएस को जाना था, किसी को मेडिक और कुछ एमएमआई में जाना था, मेडिकल में जाना था, ये मैनेजमेंट में जाना था, एमएमआई कलकत्ता, अहमदाबाद, ऐसे उच्च लेवल का एजुकेशन, आईआईटी वहां जाना था, सारा ठप्प बन गया। तो चेंज इसका इतना आसान नहीं है, तो इसका बहुत बड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है। ये मैनेजमेंट के साथ साथ फॉलो अप भी करना पड़ता है। करिकुलम इज a totally of a learning experience initially designed and provided by the school. इधर ये नया दृष्टिकोण में ऐसा लिखा है कि वो डिजाइन और प्रोवाइड स्कूल करेगा, तो नहीं, अभी तो वैसी सोच तो है या नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटी में हो सकता है, लेकिन मेन सिलेबस में स्कूल को इतना अथॉरिटी नहीं है। लेकिन हमारे स्कूल से कोई एक्सपर्ट वो चेंजेस के लिए एक्सपर्ट के नाते जा सकते हैं। इसी तरह ये अभ्यासक्रम का कैसा आराखड़ा तैयार करने का, उसका कृति क्रम में रूपांतर कैसा करने का कृति कार्यक्रम में ये दिया जाता है। तो उसके परिभाषिक शब्द में शब्दार्थ है मैनेजमेंट ऑफ करिकुलम ऑन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, स्पेशलाइजेशन, करिकुलम कोऑर्डिनेटर, सेंट्रलाइजेशन, स्टोरी ऑफ नॉलेज, 3 लैंग्वेज स्कूल, बैलेंस करिकुलम, कॉन्टेक्चुअल, रैशनल, करिकुलम मैपिंग, ambiguous, ऑटोनॉमी से इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, लेकिन ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूट नहीं है। क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, लाइवली एटमॉस्फेयर। इसी तरह ये 7वां घटक का एक्सप्लेनेशन करने का प्रयोग मैंने किया। 8वां घटक है समग्र गुणवत्तेचे व्यवस्थापन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ये फॉरेन कंसेप्ट है। तो उसका जनक है डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग, ओरिजिन जिसने निर्माण किया। ये जो सिद्धांत है
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, वो एडवर्ड डेमिंग, ये प्रॉपर अमेरिकी के तज्ञ हैं, अमेरिका के, लेकिन उन्होंने जापानी व्यवस्थापन एडॉप्ट किया है। और एडवर्ड डेमिंग ने एजुकेशनल मैनेजमेंट में रिवॉल्यूशन कर दिया है, क्रांति बनाया, बहुत बड़ी क्रांति बनाया। उन्होंने एक उदाहरण लिया है कि जैसे वो 4 व्हीलर कार जो होती है ना, वो बिजनेस में जापान पूरा विश्व में कैसी आगे है, किस तरह से, किस कारण से आगे है। तो जापान की मोटर हम लोग पूरे विश्व में इंपोर्ट किया जाता है, और उसके साथ साथ हम लोग भी हमारा इंप्रूवमेंट करने लगे हैं। उसकी क्वालिटी बहुत पॉपुलर है। जापान क्वालिटी क्या पॉपुलर है, जैसे हम जापान के लोग जो है ना, वो देश के लिए करते हैं, हम भी देश के लिए करते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप देश के लिए करते हैं। पहले फैमिली देन कंट्री, फैमिली डेवलपमेंट करते हैं। वो लोग देश के लिए करते हैं। वो लोग इतने काम करते हैं कि पूरा तन मन लगा के मार्केटिंग में हमारी क्वालिटी कैसी बड़ी रहेगी इसकी ओर देखते हैं। वो लोग स्ट्राइक भी करते हैं। यदि समझो कुछ कारण, महंगाई के कारण या कुछ ज्यादा हमारी मांग हुई पैसे की, तो वो लोग स्ट्राइक नहीं करते। वो और जैसे 12 घंटे काम करते तो और 14 घंटे काम करते ज्यादा, और दो उत्पादन ज्यादा बढ़ा देने का, और उत्पादन ज्यादा बढ़ गया तो उसकी मांग है वो कम हो जाती है या रेट कम हो जाता है, तो नुकसान इंस्टीट्यूट का है। इसके लिए वो ज्यादा उत्पादन बना देते हैं। कभी कभी एक ही पार्ट की पैदा करने की, निर्माण करने का, दूसरा पार्ट बनाने का नहीं। यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कुछ व्यवहार है वो एक पार्ट नहीं लेंगे ना, तो फिर प्रोडक्शन वाले को तकलीफ होती है, वो ठप हो जाता है। एक ही पार्ट निकाला, पूरा विश्व में लोगों को कौन सा 2 पार्ट की जरूरत है। जैसे एक शूज पैदा करो तो एक शूज कोई नहीं लेंगे, एक चप्पल पैदा करो तो एक चप्पल कौन नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, कोई नहीं लेंगे। इसी तरह स्ट्राइक करते हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना, क्वालिटी कंटिन्यू करना, ये लोगों के पास है। जो अपने इंस्टीट्यूट में काम करते हैं उनके पास है, उनके हाथ में है। उनको संभालो आप। उनको यदि आप छोड़ दिया, संभालो इसका मतलब उनको छोड़ दिया तो भाग जाते हैं। पकड़ रहा तो वो नाराज हो जाते हैं। उनको खाली संभालने का काम कर, उसकी भावना होती है, वो इंटेलेक्चुअल है। उसके साथ अलग अलग पद्धति से आपका ह्यूमन रिलेशन डेवलप करना जरूरी है। ये TQM का एक पार्ट है। अलग अलग उसके सिद्धांत है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, और ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अभी भारत में, इस देश में एंटर हो चुका है। हमारे देश में भी प्रोडक्टिव सेक्टर में या एजुकेशनल सेक्टर में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में चर्चा होने लगी है। जैसे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट रहती है, टीचर की ओर से बहुत मेहनत कर लेती है और अच्छा स्टूडेंट बाहर निकलता है। जब नाम रोशन हो जाता है तो समाज अपने पाल्य को या पाल्य अपने पेरेंट्स को यही स्कूल की ओर
लेके जाने का प्रयत्न करता है, चाहे पैसा लोगो या मेरिट लोगो, मेरिट से भी और पैसे के साथ भी, क्योंकि ये एजुकेशन बार बार उम्र में नहीं ले सकते। यानी 6ठी कक्षा का, 7वीं कक्षा का, 8वीं कक्षा का जो एजुकेशन है वो बार बार नहीं ले सकते। ये वन टाइम चांस, और वो चांस हम अभी लिया तो उसका बेनिफिट लाइफ के लिए होगा। वो एक संधि है, ये संधि अभी लिया अच्छा एजुकेशन लेने की। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जहाँ अप्लाई किया जाता है, जहाँ उसका ध्यान दिया जाता है, वहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, चाहे कितने भी पैसा लगा तो हम उधर ही उसको सिखाएंगे। ऐसे यूजीसी का भी अभी धोरण हो चुका है कि जो संस्थाएं अपनी क्वालिटी मेंटेन करेगा वो जीतेगा, जो नहीं करेगा वो चला जाएगा। अब सुन रहे होंगे ये सेंटेंस। जिसको अपना क्वालिटी मेंटेन करना है उसको यूजीसी की तरफ से डेवलपमेंट फंड मिलेगा, उसके इवेल्युएटर आएंगे, उसके बाद वो रिकमेंडेशन करेंगे और फिर वो इंस्टीट्यूट और बढ़ेगी और ऊंचे बनेगी और उसके पास टोटल क्वालिटी का मैनेजमेंट का सिक्का लगेगा, मोहरा लगेगा और सारा समाज उसके ओर देखेगा, बाकी इंस्टीट्यूट के ओर नहीं देखेंगे। तो हर एक इंस्टीट्यूट ने अपनी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट करना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करना जरूरी है और ये नया दृष्टिकोण के साथ है। धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, सभी ने मेरा सुना होगा, मुझे ये पूरी गारंटी है। और राम राजेश सर प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर मीना कुटे, इनका मैं शुक्रिया मानता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आपने हम सभी को गाइडेंस किया। इससे आप और हमारे सारे बीएसएन प्रशिक्षणार्थी तरफ से आप सभी को धन्यवाद सर। धन्यवाद। हा सर, कोणाला काही शंका वगैरे विचारायची असेल तर विचारू द्या। हॅलो, मला हा मॅडम बोला। हा जयश्री मॅडम बोला। हा थँक्यू सर, छान होतं प्रशिक्षण। प्रशिक्षण नाही का, असं आपलं समग्र व्याख्यान होतं असं म्हणतात। हो, पहिल्यांदाच होतं, व्यवस्थित समजलं। थँक्यू। चालेल, काय म्हणजे काय कोणाला एनीबडी डाऊट, एनी पॉइंट? सर ठीक है। सर बोलिए, पांडे सर बोलिए। आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा लगा। एक क्वालिटी मेंटेन वाली बात आपने, क्वालिटी मेंटेन वाली ये है। आज हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, ये जो सामान्य इसमें लगातार शिक्षा घटती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है। क्वालिटी मेंटेन करेंगे तभी हमारे पास बच्चे बढ़े। हाँ सर, आप जरा हाँ, आवाज में बहुत ब्लड आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है गणेंद्र सर। तो आप यदि सामने आ गए तो सामने आने के बाद। हेलो। हाँ सर, बोला। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ क्वालिटी मेंटेन करता है तो इस समय हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, गुजराती मीडियम, इसमें बच्चों की स्ट्रेंथ काफी कम होती जा रही है। और उसका इसलिए क्वालिटी मेंटेन की जो आप बात कहें, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम क्वालिटी मेंटेन करके रखेंगे तब तो हमारे पास बच्चे तो इंग्लिश मीडियम के साथ धीरे धीरे भागे जा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात है, आपने पैरामीटर, बच्चों की पैरामीटर पर खरे उतरने चाहिए। क्योंकि हमारा पैरामीटर मापने वाला जो है
हफ्ते में एक दिन आता है, 2 महीने में 7 दिन एक दिन आता है। करेक्ट सर, 1 मिनट। दिस इज ये जो प्रॉब्लम है ना आपका, मैं एक बात बताऊँ आपको, ये जो आपका प्रॉब्लम है, ये एक्शन रिसर्च के द्वारा आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, और सामने आने के बाद इसके बारे में मैं और विस्तृत रूप से आपके साथ बात करेंगे। और हाँ, ये इसको आप रिसर्च टॉपिक बना दो, ये एक्शन रिसर्च टॉपिक के लिए ये टॉपिक ले लो आप। सर मुझको प्रॉब्लम नहीं है, आपने इतना ढंग से समझाया कि कोई प्रॉब्लम मुझको नहीं है, कोई प्रॉब्लम मुझको नहीं है। आपने इतने ढंग से एक्सप्लेन किया, इतने अच्छे लेकिन थैंक यू ठीक है सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। हाँ सर, आप सभी के लिए से कि अभी फिलहाल यशवंतराव चौहान के हम कांटेक्ट में, अभी तक आपका स्टडी मटेरियल तैयार नहीं हुआ है उनके पास। जैसे हमारे पास स्टडी सेंटर में आता है तो वैसे हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल आपको हमने PDF फाइल ग्रुप में शेयर की है। दूसरे की मुंबई की यातायात सेवा अभी भी सभी लोगों के लिए फ्री नहीं है, अलग जो टाइम दिया इससे वजह से। फिर भी देखते हैं कि कॉलेज या तथा हमारे कॉलेज शुरू होते हैं तो वैसे आपके कॉन्टेक्ट सेशन हम कॉलेज में लगाएंगे, और जैसे कॉन्टेक्ट सेशन आपके कॉलेज में लगते हैं तो आपको जो भी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह वो सब हमें समझाने में आसानी होगी। सिंपल है। 2 दिन में आपके भी एक्शन रिसर्च हम ग्रुप कर देंगे, आपको ग्रुप में हम डाल देंगे। आपके जो कंसल्ट टीचर है वो आपका एक ग्रुप बना के आपको वहां पर गाइड करेंगे। एक वो भी कार्य आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद सर। सर पण आले त्यांचे पण आभार। ओके, आता कोण होते सर? कोण होते? शर्मा सर आले होते सर. हो, पण काही म्हणजे कमी वेळ होते वाटतं ना? हा, कमी वेळ होते, अटेंडन्स त्यांनी लक्ष टाकलं आपलं. ठीक आहे, हरकत नाही, चांगला आहे, उलट चांगली गोष्ट आहे ते। चलो अभी यहाँ पर हम रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। यह वीडियो हम जल्दी आपके ग्रुप में अपलोड कर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।